गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेक्चर 6 है ये। इसको आप देखने से पहले लेक्चर 5 जरूर देख लें पूरा, तभी आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका थोड़ा ड्राइव फॉर्म देख लेते हैं। तो हमने कहा कि पीवी इक्वल्स टू के और पी इक्वल्स टू के बाई वी। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू v, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं dp बाई dv, तो इसको टू आ गया माइनस के वी स्क्वायर। यहां मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है। आगे देखिए, आप जानते हैं अभी हमने कहा था pv इक्वल्स टू के, तो मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं। तो dp बाई dv इक्वल्स टू माइनस पी, वी से वी कट जाएगा, इस वी से वी कट जाएगा, एक वी बचेगा। तो ये सारा का सारा जो है कांस्टेंट टी पे हो रहा है और ये बॉयल के लिए रिलेशन बन के आता है बॉयल्स लॉ के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ के लिए। ये फर्स्ट लॉ था जो हमने पढ़ा आइडियल गैस के लिए, जो लॉ है जिन्हें आइडियल गैस फॉलो करती है। बॉयल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। इक्वेशन है काम आ सकती है। दूसरा ये काम आ सकता है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है जी, अपन कर ही लेते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे बेस। आपके पास एक ट्यूब है, और इसमें HG का 10 सेंटीमीटर का कॉलम है। 10 सेंटीमीटर का HG का कॉलम है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या प्रेशर होगा और यहां पर क्या प्रेशर होगा, ये हम देख लेते हैं। अगर ये स्टैटिक है, क्वेश्चन अभी मैं पहले भूमिका बता रहा हूं, तो हम ये जान चुके हैं कि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। तो इधर भी सेम प्रेशर होगा। अगर ये स्टैटिक है तो दोनों तरफ सेम प्रेशर है, तभी तो ये स्थिर है। और वो भी कितना होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब ये क्या कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर का कॉलम दिया हुआ है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर टेम्परेचर की सेम कंडीशन रखी जाए, मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर का मैं सेम कंडीशन रखता हूं, मतलब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर इस ट्यूब को मैं इस तरह से स्ट्रेट सीधा कर देता हूं, तो इसने पूछा है ये x डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है जी। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। अब आपको इस x का वैल्यू पूछा है इसने, और A का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो मैं देख लेता हूं। A का वैल्यू आपको नहीं दिया है। ठीक है जी। अब आपने इसको स्टैटिक किया है तो आपको x बताना है, ये मेरा सवाल है। और क्या दिया हुआ है ये मैं देख लेता हूं। 20 सेंटीमीटर यहां की लंबाई है। यहां की जो लंबाई है यहां से यहां तक की, ये जो लंबाई है ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये दिया हुआ है आपको। ए दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है जी। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो ओपन एंड जो है इसका, ये ओपन एंड बोलते हैं इसको। ओपन एंड को अगर अपसाइड किया जाए, ओपन एंड को अगर अपसाइड किया जाए तो एयर लेंथ कितना होगा। ठीक है जी। एयर लेंथ जो x है
ये कितना होगा, ये सवाल है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इससे साथ डील करते हैं। देखिए टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट बोलता है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है जी। अब मैं सिर्फ इसी कॉलम की बात करने वाला हूं और इस कॉलम की बात करने वाला हूं। तो आप जानते हैं इस कॉलम में जो प्रेशर है P1, मतलब हम इस कॉलम की इस कॉलम से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है जी। तो आप जानते हैं P1 का जो वैल्यू है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है जी। और P2 कितना होगा ये हम पहले निकाल चुके हैं। P2 कितना होगा, P2 बताओ, इस कॉलम का भी तो लगेगा। ये जो कॉलम है ये कॉलम 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर तो ये, और 76 से ऊपर से लग रहा है वो, यहां एनवायरमेंटल 76 लगा रहा है वो, तो 76 प्लस 10, एनवायरमेंट 76 Hg के इक्वल लगाता है, 76 सेंटीमीटर, पीछे वीडियो देखने पड़ेंगे पहले, 76 Hg के इक्वल लगाता है। तो 76 तो वो 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 86, तो प्रेशर ये P2 कितना आ गया 76 प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, जिसे मैं लिख सकता हूं 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। गेटिंग माय पॉइंट। अब बात आती है V1 वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम देख लेते हैं, पहले इसको कंपैरिजन करना है। तो वॉल्यूम में इसका देखता हूं, मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है A, अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास V1 आ जाएगा। आप जानते हैं ये बात कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जैसे बेलन का आप क्षेत्रफल निकालते हैं ना, बेलन का आयतन, तो बेलन के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम आ गया V1 20 मल्टीप्लाइड बाई A। सिमिलरली अगर मैं V2 फाइंड करना चाहता हूं तो V2 मेरे पास क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया तो अभी इधर भी A ही है, लेकिन यहां लेंथ कितनी है, x लेंथ है, तो यहां पर कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई A। गेटिंग माय पॉइंट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, P1 कितना है 76 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 20 इंटू A इक्वल्स टू, आगे बोलिए, आगे P2 कितना है 86 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू A। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका A से तो A कट गया साहब जी, ठीक है जी। अब यहां रहा 86, तो x इक्वल्स टू 76 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 86 सेंटीमीटर, ये आपकी x आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसके साथ डील किया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारा सॉल्यूशन आ गया इस पे, क्वेश्चन लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये कह रहा है कि यदि कि ये जो ट्यूब है उसको उसने, ये ओपन एंड हो गया इसका, और ये इसमें 10 सेंटीमीटर का कॉलम हो गया, ठीक है जी। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये कह रहा है कि साहब ये 45 डिग्री एंगल बना के यहां बैठा है, ठीक है जी। अब आप ये जान चुके हैं कि यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा, एक तो ये 1 atm लग रहा है। अब ये कॉलम जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंगल पे है ये कितना लगाएगा Hg साइन थीटा, ठीक है जी। एक तो Hg साइन थीटा, गेटिंग माय पॉइंट, साथ में Hg साइन थीटा के साथ में ये 76 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यहां मैं G को भी एक तरह से नेगलेक्ट का H साइन थीटा रख लूं, हाइट के टर्म्स में इसको ले रहे हैं 76 के टर्म्स में, तो इसको भी हाइट के टर्म्स में ले लेंगे। मैंने बताया था G से G कैंसिल हो जाता है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देता हूं कि हाइट ऑफ Hg कॉलम साइन थीटा प्लस 76 सेंटीमीटर। अभी हम यहां जो प्रेशर है P2 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो P2 कितना आएगा, P2 आएगा
10 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 का मान हो गया 1/√2 साइन 45 आएगा ना यहाँ पर, ये रहा 45 एंगल अभी बताया था, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 प्लस 76 सेंटीमीटर, ठीक है जी, cm ऑफ Hg, ये आ गया सब P2, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब वही हम अप्लाई करेंगे, P1 V1 इक्वल्स टू सॉरी P2 V2, तो P1 तो दादा वही है 76 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई V1 कितना आएगा, वही आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है जी। अब इधर P2 कितना पुट करना हमको, 10/√2 प्लस 76, ठीक है जी, ये P2 पुट करना है, और V2 कितना आएगा, V2 आप जानते हैं मल्टीप्लाइड बाई, अब इसने ये हाइट पूछी है आपसे, ये लेंथ पूछी है, और इस लेंथ को मैं जेड ले लेता हूं, ठीक है जी, ये लेंथ आपसे पूछी है, मैंने बोला था प्रेशर भी पूछा है और लेंथ भी पूछी है, तो लेंथ हम बताएंगे जेड मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ए से ए कैंसिल, ठीक है जी, और जेड इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए जेड इक्वल्स टू हमारा आएगा, हाँ हम इसे डिवाइड कर देंगे बस, 76 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 76, और ये सेंटीमीटर आ गया आपका जेड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, पहला केस आपने पढ़ा, ये थोड़ा इरेक्टस था, अब ये थोड़ा 45 पे एंगल पे इसको रोटेट कर दिया है, इसको झुका दिया है, तब इसमें हमें प्रेशर निकाला, एक तो हमने ये मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में पहले ही सिखा दिया था, अब हमने लेंथ निकाली है, ठीक है जी, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रहे ये हमने बॉयल्स लॉ लगाया है, ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले रूल पे बढ़ता हूं, और अगला हमारा नियम है, चार्ल्स लॉ कहता है, देखो क्या कहता है चार्ल्स लॉ, फॉर ए फिक्स मास, हमने एक आइडियल गैस ली है, ठीक है जी, उसका एक फिक्स मास लिया है, फिक्स मास से मैं कह सकता हूं फिक्स मोल, अगर आइडियल गैस के मास फिक्स है तो मोल भी फिक्स है, सिंपल सी बात है। के लिए अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करता हूं, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब हम इसे आइसोबारिक कंडीशन कहते हैं, हिंदी में कहेंगे समदाबी अवस्था, ठीक है जी, जब P कांस्टेंट होगा तो मैं उसे आइसोबारिक कंडीशन कहूंगा। तो हमने क्या किया, फिक्स मास के लिए जब प्रेशर कांस्टेंट है तो जो गैस का वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम, बोलिए, डिक्रीज होगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है जी, और अगर आपने टेम्परेचर घटाया तो वॉल्यूम घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। अगर प्रोपोर्शनल को मैं हटाता हूं तो मैं लिखूंगा V इक्वल्स टू KT, ठीक है जी। अगली बात जो आती है फिर हम ग्राफ पे आएंगे, थोड़ा सा और बता देता हूं, मतलब V/T इक्वल्स टू K, और ये सारा का सारा कहाँ होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तो इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूं V1T1 बराबर V2T2। तो इस तरह के सवाल जैसे हमने चार्ल्स लॉ में, सॉरी बॉयल्स लॉ में करे थे, वैसे हम कर सकते हैं। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आता हूं, तो पहला ग्राफ जो हमें बनाना है कर्व नंबर 1, तो कर्व नंबर जो 1 है वो हमें बनाना है, देखो कौन सा, पहला कर्व है V वर्सेस T, ठीक है जी, V वर्सेस T। हमने आपको बताया था जब भी कोई कर्व बनाना हो तो सबसे पहले हम
रिलेशन पे जाते हैं। तो रिलेशन ये रहा V इक्वल्स टू KT, तो V इक्वल्स टू KT, ठीक है जी। V और T के बीच में ग्राफ बनाना है तो Y इक्वल्स टू mx जैसा कर्व होगा, ठीक है जी। और K यहाँ पर स्लोप हो जाएगा, K यहाँ पर स्लोप हो जाएगा। इंटरसेप्ट यहाँ 0 है, इंटरसेप्ट यहाँ 0 है, मतलब ग्राफ का ओरिजिनेट मूल बिंदु से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, जो यहाँ स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, मतलब एंगल हमारा ऐसे होगा 90 डिग्री से कम, टेंजेंट 90 से कम लेना है। तो इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट होगा और कर्व इस तरह से आएगा V और T के बीच में, ये कर्व आएगा, ठीक है जी। इसका जो स्लोप है वो m है, वो हम यहाँ थीटा से कंसिडर कर लेते हैं। जो भी हमारा थीटा होगा वो V और T के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये था चार्ल्स लॉ, लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस या फॉर ए फिक्स्ड मोल्स ऑफ ए आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इसकी और भी लैंग्वेज आप बना के लिख लेना, अपन जनरल आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है कर्व नंबर 2, ये कर्व नंबर 1 हो गया। अब देखिए कर्व नंबर 2 किस किस के बीच में है, नंबर 2 कर्व किस किस के बीच में है। नंबर 2 कर्व है V बाई टी वर्सेस V, तो 2 और 3 हम एक साथ कर लेते हैं। ये है V बाई टी वर्सेज V, ठीक है जी। अगला कर्व है V बाई टी वर्सेज T। तो सिंपल सी बात है कि V बाई टी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो V बाई टी जब कांस्टेंट है तो वो V का कितना ही वैल्यू आप चेंज करो, V बाई टी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। V बाई टी में कोई चेंज नहीं आएगा, आप टेम्परेचर का कितना ही वैल्यू चेंज करें। अगला कर्व देखते हैं। अगला कर्व मेरा आता है ln V वर्सेस ln T, देखते हैं। नंबर 3 ln V वर्सेस ln T, ठीक है जी। हम वही सिंपल काम है, पहले रिलेशन लेके आते हैं। तो रिलेशन मेरा है V इक्वल्स टू KT, अगर मैं लोग लेता हूं ln V इक्वल्स टू ln K प्लस ln T, यही रिलेशन आएगा। तो ये कैसा रिलेशन आया, ये है और ये है y इक्वल्स टू c प्लस mx, ठीक है जी। y बराबर mx प्लस c जैसा कर्व आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर m का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब जो स्लोप है वो 1 आएगा। और स्लोप 1 कब आता है, जब टेंजेंट का मान 45 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो थीटा का वैल्यू भी हमें पता चल गया। अच्छा, ऐसा ही कर्व किस किस के बीच में आएगा, log 10 बेस V वर्सेस log 10 बेस T के बीच में भी सेम कर्व आएगा, ठीक है जी। सेम बातें हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये हमें ध्यान रखना होता है कि log E का 10 टाइम 2.303 गुना होता है। log E का छोड़ो, वो log में देखेंगे, अभी आप इस पे फोकस करिए। तो स्लोप यहाँ पर 1 आएगा और वो कर्व हम इस तरह से बनाएंगे, ये इंटरसेप्ट रख के। ये जो इंटरसेप्ट है अंतखंड जिसे बोलते हैं, ये है ln K के इक्वल, ठीक है जी। ये C जो है, यहाँ पर जो मैंने लिया है ये ln V लिया है, और इधर जो मैं स्लोप ले रहा हूँ ये मैं ले रहा हूँ ln T, ठीक है। तो ऐसा कर्व आएगा। अब ये 1/t होता तो ये माइनस में ले लेते, जैसे हमने वहां किया था, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें होंगी। नंबर 4, अगला जो कर्व है, ये कर्व है V वर्सेस 1/t, V वर्सेस 1/t, सॉरी, V वर्सेस 1/t। तो पहले मैं V और 1/t में रिलेशन लेके आऊं। आपको पता है V/t इक्वल्स टू कांस्टेंट है, K है, कांस्टेंट K है, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा।
v मल्टीप्लाइड बाई 1/t इक्वल्स टू k, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये सेम ऐसा हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, या मैं ऐसे लिख दूं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो इसका जो कर्व आता है वो रेक्टेंगुलर पैराबोला आता है, आयताकार परवलय। पैराबोला, ठीक है जी, आयताकार परवलय आता है जब एक्स वाई कांस्टेंट होते हैं, ये आपको बताया हुआ है सर ने। तो ये कर्व हो गए इसके। अब थोड़ा सा इसका डिराइव फॉर्म देख लेते हैं, जैसे हमने चार्ल्स का देखा था, जैसे हमने बॉयल का देखा था। कि v प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है जी, v बाई टी इक्वल्स टू k। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dv बाई डी टी इक्वल्स टू k, ठीक है जी, और k बराबर हमें पता है v बाई टी। तो चार्ल्स का जो रिलेशन आता है dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू v बाई टी, ये भी चार्ल्स लॉ है, ठीक है जी। ये रिलेशन हमारे बहुत काम आएगा आगे, जब हम एक्चुअली इसका फिजिक्स में ज़्यादा यूज है। आगे देखिए नेक्स्ट। तो यहां से क्या डेफिनेशन निकल के आता है, बात यह है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो पर डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना ये भी चार्ल्स लॉ की लैंग्वेज है। जैसे ही आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो, डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो, तो वॉल्यूम जो है वो 1/273 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है जी। पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वॉल्यूम 1/273 टाइम्स इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार्ल्स ने दिया है v प्रोपोर्शनल t, ये t ओनली फॉर केल्विन है, ध्यान रहे। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है V1 तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हो जाएगा 2V1, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। फिर ऐसा कहां होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, ऐसा कहां होगा? ऐसा मैं तब लिख सकता हूं 20 केल्विन पे अगर V1 है तो 40 केल्विन पे 2V1 होगा, ये एप्लीकेबल है। तो फिर इस रिलेशन को इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ध्यान रहे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ाए या घटाए, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर बढ़ेगा कितना, 1/273 टाइम्स, या फिर घटाने पर, घटाने का चिन्ह बाहर लिखा है तो घटाने पर घटेगा। समझ में आया? ये भी चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि यदि, ध्यान रहे, प्रेशर कांस्टेंट है, कि एक आइडियल गैस का प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम 1/273 टाइम्स बढ़ेगा, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने पर उसका जो वॉल्यूम है वो 1/273 टाइम्स घटेगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे वो देखिए। मान लीजिए मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेरे पास जो आयतन है वो V0 मैंने ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देता हूं, ठीक है जी। तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करने पर क्या होगा, कम होगा, कितना, 1/273 टाइम्स V0 का।
अच्छा जी, किसका कितना गुना, किसका कम होगा? वी नोट का। ये भी ध्यान रहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना टेम्परेचर होता है उसका जितना वॉल्यूम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना वॉल्यूम होता है उसका 1/273 टाइम्स बढ़ेगा और उसका 1/273 टाइम्स घटेगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसे डिक्रीज कर दिया, अगर मैंने इसको इंक्रीज किया +1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब की बार जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आएगा V नोट प्लस ऐड होएगा 1273 V नोट। ठीक है जी, ऐड हो गया इसमें, मतलब इतना ये बढ़ गया है। अब मैं काम करता हूं, एक और बढ़ा देता हूं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता हूं, 1 डिग्री और बढ़ा देता हूं। तो अब जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आएगा V नोट प्लस 273 V नोट प्लस फिर एक और बढ़ेगा 12C3 V नोट। इस तरह से टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो ये रिलेशन हमारा आप याद रखें। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जो भी कंटिन्यू है, अपन ने पढ़ा था कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके ऊपर आयतन उसका V नोट है, अगर मैं इसमें से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम कर देता हूं तो आयतन V नोट माइनस 1273 V नोट, अर्थात इस आयतन का इतना गुना कम हो गया है, 1/273 टाइम्स लेस हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं +1 टेम्परेचर, +1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो जो मेरा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है 1273 V नोट, अर्थात पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजिंग पर 1/273 टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है जी। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमने कहा कि यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड मैं ले जाता हूं इसको बढ़ा के, मतलब एक और बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा प्लस 1/273 V नोट प्लस 1/273 V नोट, ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूं V नोट प्लस 2/273 V नोट। इसका मतलब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करके मैं T डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके मैं T डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, यहाँ मेरा वॉल्यूम V नोट है, तो यहाँ जो मेरा वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होगा V नोट प्लस T अपॉन 273 1/273 टाइम्स ऑफ V नोट। ये वॉल्यूम होगा T डिग्री सेंटीग्रेड पर। सिमिलरली अगर मैं चार्ल्स लॉ पढ़ता हूं तो वहां पे मेरा एक रिलेशन आता है, वो अपन कुछ लेके आते हैं केल्विन के टर्म्स में और डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म्स में। चलो देखते हैं। जो पिछली बात हमने समझी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखिए आप, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि सब T1 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं पहले मैं वो बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स V प्रोपोर्शनल T है, ठीक है जी। तो V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 में लिख सकता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? सॉरी, इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप जानते हैं V प्रोपोर्शनल T होता है, ठीक है जी। तो हम V बाई T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं लिख सकता हूं V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2, V2 T2, ठीक है जी। तो T1 को ऊपर ले जाओ, V2 को नीचे ले आओ, तो V1 बाई V2 बराबर
T1 बाई T2। ठीक है जी। अब ये रिलेशन फॉर केल्विन है, फॉर केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है जी। तो अब मैं रिलेशन लेके आना चाहता हूं रिलेशन फॉर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है जी। ये केल्विन के लिए रिलेशन है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया और दूसरा मैंने T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। तो यहां पर जो मेरा वॉल्यूम होगा, यहां पर मेरा वॉल्यूम होगा V0 प्लस T1 अपॉन 273 V0, जिसे मैं V1 बोल दूं, और यहां पर मेरा वॉल्यूम होगा जिसे मैं V2 कहूंगा, और वो कितना होगा V0 प्लस T2 बाई 273 V0। हाँ जी, यही होगा। अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेने से पहले मैं V0 को कॉमन ले लेता हूं। V0 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस T1 273। ठीक है जी। यहां पर भी अगर मैं V0 कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस T2 बाई 273। ये मेरा आ गया V2 और ये आ गया अपना V1। अब हम क्या करते हैं, मैं V1 बाई V2 लेता हूं। तो जब मैं V1 बाई V2 लूंगा तो V0 से V0 अभी कैंसिल आउट होने वाला है। 1 प्लस T1 273, फिर यहां से V0 1 प्लस T2 बाई 273। अब V0 से V0 कट गया। ठीक है जी। अब मेरे पास ये रिलेशन आ गया। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 273 और नीचे भी मल्टीप्लाइड बाई 273 कर देता हूं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कट जाएगा। ठीक है जी। और यहां ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V1 बाई V2 क्या रिलेशन आने वाला है, ये मैं इससे कंपैरिजन में लिखते हैं। देखो V1 बाई V2 रिलेशन क्या आने वाला है। तो V1 बाई V2 मेरा रिलेशन बन के आता है कि 273 प्लस T1 बाई 273 प्लस T2 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये कंपैरिजन कर लीजिए। ये केल्विन के रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और ये डिग्री सेंटीग्रेड के रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं इनके लिए कर्व बनाता हूं तो भी मेजर डिफरेंस आएगा। तो अब हम कर्व बना के देख लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम कर्व बनाते हैं। तो यहां मेरे पास दो तरीके के रिलेशन आए। एक रिलेशन आया मेरे पास V1 बाई V2 बराबर क्या आया, 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस T2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। एक रिलेशन तो मेरे पास ये आता है। दूसरा रिलेशन मेरे पास आता है V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। हमने बोला ये अकॉर्डिंग टू केल्विन है और ये अकॉर्डिंग टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो मैं इसको जनरल कैसे मान सकता हूं, ये जनरली हो गया V प्रोपोर्शनल टू T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273। मतलब हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी। और यहां पर हम देख रहे हैं रिलेशन V प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किसके बीच में, T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, और इधर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं T केल्विन के बीच में और वॉल्यूम के बीच में, तो सिंपल सी बात है, ये कर्व मेरा मूल बिंदु से जाएगा। ठीक है जी। ओरिजिन पॉइंट से जाएगा और स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। लेकिन अगर इधर मैं देखूं तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां इंटरसेप्ट होगा, इस तरह से कर्व जाएगा, और अगर मैं इसे पीछे बढ़ाता भी हूं तो ये यहां जाके मिलेगा। ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा मेरा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। पीछे यहां जाके ये मिलने वाला है। डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इस तरह से कर्व आएगा, और
केल्विन के लिए इस तरह से कर्व आएगा। तो ये इस पे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको थोड़ा अवेयर होके काम करना है। बाकी मैं आगे बताता हूँ, उसको साफ करता हूँ। बाकी मैं आगे बताता हूँ कि चार्ल्स लॉ के लिए कुछ कर्व हैं जिस पे बेस्ड आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कर्व क्या दिया हुआ है। कर्व ये दिया है कि ये आपके पास प्रेशर 1 से रिलेटेड है, ये प्रेशर 2 से रिलेटेड है, ये प्रेशर 3 से रिलेटेड है, और ये V और T का कर्व है। ऑब्वियसली जब तक बोले नहीं तो हमें केल्विन में ही मानना है, ठीक है जी। ये कर्व दिया हुआ है और आपको रिलेशन बताना है P1, P2 और P3 में। और रिलेशन किस तरह से, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा और इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये बताने के लिए हम एक रिलेशन ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो V प्रोपोर्शनल T के लिए कर्व दिया हुआ है, मतलब चार्ल्स लॉ का है ये, कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया। उसके बाद में मैं कर दूंगा V इक्वल्स टू KT। आइडियल गैस बोला, आइडियल गैस के लिए है, तो देखते हैं क्या होना। अब मैं क्या करूं, T के एक फिक्स वैल्यू के लिए V के 3 मान देख लेता हूं, ठीक है जी। T का मैंने एक निश्चित मान ले लिया 1, 2 और 3, और अब हम रिलेशन की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, हम K की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, V बराबर NR अपॉन P, ठीक है जी। ठीक, अगर ये मेरा कांस्टेंट हो जाए K NR बाई P, ठीक है जी, अगर ये मेरा कांस्टेंट हो जाए तो V प्रोपोर्शनल T है। गेटिंग माय पॉइंट। अब V प्रोपोर्शनल T है और ये 3 अलग अलग कर्व आ रहे हैं। अगर मैं देखूं तो P1 कर्व के लिए स्लोप है K1, P2 कर्व के लिए स्लोप है K2 और P3 कर्व के लिए स्लोप है K3, ठीक है जी। और हमें ये भी पता है कि K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1, ठीक है जी। तो हम प्रेशर से कहाँ आए, पहले स्लोप पे, ठीक है जी। प्रेशर से कहाँ आए, स्लोप पे। अभी हमें ये नहीं पता कि प्रेशर छोटे बड़े हैं कैसे हैं, लेकिन हमें स्लोप का पता है। स्लोप का कैसे पता, ये स्लोप यहाँ तक P1 के लिए, ये स्लोप यहाँ तक P2 के लिए, ये स्लोप यहाँ तक P3 के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्लोप स्लोप स्लोप, ठीक है जी। स्लोप P3 के लिए सबसे ज्यादा। अब स्लोप में और प्रेशर में रिलेशन देखिए, अगर स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम, समझ में आ रहा है। स्लोप अगर ज्यादा तो प्रेशर कम, मतलब K3 ज्यादा तो P3 सबसे छोटा, फिर उसके बाद P2 का नंबर आएगा और उसके बाद P1 का नंबर आएगा। इस तरह से ये नंबर आने वाले हैं और ये रिलेशन इस तरह से इन ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो गया कि P1 इज मैक्सिमम, P2 उससे कम है और P3 सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो कर्व है, ये कर्व है बेटा जी VT कर्व और T के बीच में या फिर V के बीच में दिया जा सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये है VT के बीच में और V या T के बीच में आपको कर्व दिया है और 3 P1 P2 P3 दिए हैं और P1 P2 P3 के बीच में आपको रिलेशन देना है, ठीक है जी। तो देखते हैं। तो यहां पर आपने टेम्परेचर लिया है और यहां पर आपने V/T लिया है, ठीक है जी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप V/T ले रहे हैं और टेम्परेचर या वॉल्यूम भी ले सकते हैं। अब आपको पता है कि साहब यहाँ P1, यहाँ P2, यहाँ P3, ये P3, ये P2 और ये P1, ठीक है जी। सेम कंडीशन यहाँ
ये P1 के लिए कर्व दिया है, ये P2 के लिए दिया है और ये P3 के लिए दिया। और आपसे पूछा गया है कि बेटा मुझे ये बताओ कि P3 बड़ा है या P1 सबसे बड़ा है। इंटर रिलेशन बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीज ऑर्डर देना। तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि साहब VT और T का कर्व स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। जब ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो V/T कांस्टेंट है, और V/T कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ है। हालांकि चार्ल्स लॉ आपसे नहीं पूछ रहा, इसका मतलब V/T अगर कांस्टेंट है तो V/T इक्वल्स टू K, और K अभी निकाला था NR/P, तो K ज्यादा तो प्रेशर कम। अब यहां पे क्या स्लोप नहीं है, पिछले में स्लोप था, यहां क्या है V/T रेशो का, V/T का वैल्यू कितना है, V/T का वैल्यू ये, V/T का वैल्यू ये और V/T का वैल्यू ये। तो P3 K3 सबसे ज्यादा है, तो K3 सबसे ज्यादा है। यहां भी वही होगा, K3 सबसे ज्यादा है, K2 उससे कम है, K1 उससे कम है। तो K2 उससे ज्यादा है, K1 सबसे कम है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 सबसे कम होगा, उसका रिवर्स आएगा। सिमिलरली यहां पर होने वाला है कि P1 मैक्सिमम होगा, P2 उससे कम और P3 सबसे कम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जैसा मैंने आपको बताया, बार बार बताने से सेंस नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्लॉट कर्व बिटवीन PT वर्सेज T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट मोल्स, और ग्राफ बनाना है PT और T के बीच में। चलो जी ठीक है, पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद हम करेंगे। आपको कहा है कि साहब आपको कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है, ठीक है जी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि आपको कांस्टेंट मोल्स लेने हैं। अब एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट मोल्स में कांस्टेंट अमाउंट भी बोल सकता है, कांस्टेंट मास भी बोल सकता है, इन सब का मतलब कांस्टेंट मोल ही होता है, ये सब आप जानते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट मोल्स है। आगे देखिए और क्या कह रहा है, PT वर्सेस T कर्व बनाना है, ठीक है जी। कैसा कर्व आएगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा इसको उठा के लाएंगे। PV इक्वल्स टू NRT, P बराबर NRT बाई V, इधर भी T से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी T से मल्टीप्लाई कर दो, तो PT बराबर NR बाई V इंटू T स्क्वायर। क्यों जी, ये रिलेशन आ गया PT और T के बीच में, मतलब y बराबर mx स्क्वायर, और इसके लिए हमने बताया था पैराबोला कर्व आता है, पैराबोला कर्व आता है। तो कर्व इधर बना लेते हैं हम, यहां पे मैंने PT बनाया और यहां मैंने T लिया, और इस तरह से हमारा परवलय ग्राफ आ गया। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है इफ d बाई PT अपॉन dt इक्वल्स टू 300 है एट 300 केल्विन टेम्परेचर। क्वेश्चन देखो क्या है, यदि d PT बाई dt इक्वल्स टू 300 है एट 300 केल्विन टेम्परेचर। आगे देखिए, इन 82.1 ml ऑफ X गैस, एक X गैस है, उसका 82.1 ml आयतन है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एक्स गैस। अब फटाफट क्वेश्चन लिख लो पॉज करके, ठीक है जी। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है पीछे कि हमने क्या किया था, हमने पीटी और टी में रिलेशन लेके आए थे। यहां पर इन्होंने क्या किया है, पीटी का टी के साथ में इन्होंने डिफरेंशिएशन किया है, और पीटी और टी के साथ में जो हम रिलेशन लाए थे वो आया था पीटी इक्वल्स टू, या आप ऐसे कर लो पीटी इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, के का वैल्यू अभी रहने दो, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ, के कौन था वहां पर, के यहां पर था एनआर बाई वी, बोलो यही था। अब मैं क्या करता हूं, इस पीटी का डीटी के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो देखो यहां पर ले लेते हैं पीटी इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी पी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इधर करूंगा तो क्या आ जाएगा, के टू टी, दो पहले आ जाएगा टी एन माइनस वन, तो टी हो गया, के ऐसे की ऐसे कांस्टेंट है, ये हमने आ गया। और यहां पर मैं लिख सकता हूं 300, डी पी टी बाई डी टी 300 है 300 केल्विन पर, ठीक है जी, बराबर। आगे देखते जाइए आप, 2 के टी, तो के क्या है, एन आर बाई वी, ठीक है जी, एन आर बाई वी, 2 इंटू टू इंटू टी 300, टी की वैल्यू पुट कर दी। तो अब मुझे एन चाहिए, तो एन को ऐसे की ऐसे रहने देते हैं, इंटू आर चाहिए 0.0821, ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम मुझे ml में दिया है जिसे मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये हो गया 82.1 इंटू 10⁻³ तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 300, ठीक है जी। तो बेटा 300 से 300 कटा, और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम डेटा आएगा कि 1 2 और 1 डी पीछे, तो ये भी कट गया, ठीक है जी। तो n इंटू 2 बराबर 1, तो n बराबर कितना आ गया, हाफ मोल आ गया, आधा मोल आ गया, आया समझ में, n बराबर आ गया हाफ मोल। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सीट में भी है, कर लेना आप। आगे देखते हैं, हो सकता है डेटा कुछ डिफरेंट हो, तो जो चुने हुए क्वेश्चन है जो हर टीचर आपको करवाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है, वैसे तो आप जानते हो, मैं बता देता हूं कि यदि कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, यदि कांस्टेंट प्रेशर हो, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर हो, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो इसे मैं कहूंगा आइसोबारिक प्रोसेस, इसे मैं कहूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसे मैं कहूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको हिंदी में कहूंगा समआयतनी, इसको मैं कहूंगा समतापी, और इसको मैं हिंदी में कहूंगा समदाबी, ठीक है जी। तो इस तरह के टर्म आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन में कि आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी मिलेगी हमें। तो हम अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हम आगे अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आपको एक कर्व दिया है, और कर्व दिया है v के बीच में और t के बीच में। आपको बताया था, कुछ नहीं बोले तो केल्विन में मानना है। अब बोला है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस फॉर विच द ग्राफ इज गिवन। ये ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है जी, और ये ग्राफ दिया हुआ है 1 मोल गैस के लिए। 1 मोल गैस दी हुई है, ठीक है जी। 1 मोल ऑफ एन गैस, आइडियल गैस सॉरी, इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस
इससे रिलेटेड है, फॉर विच द ग्राफ इज गिवन, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, इज दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक और नॉट, कि ये प्रोसेस आइसोबैरिक है या नहीं है, पहला सवाल। दूसरा देखिए, ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से है, मूल बिंदु में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी। और दूसरा पूछा है कि यदि है, इफ आइसोबैरिक देन कंपेयर P1 और P2। तो P1 और P2 को कंपेयर करो। P1 P2 क्या है, यहां पर कोई प्रेशर है तो वो P1 है, और यहां पर जो प्रेशर है वो P2 है, यहां पर वॉल्यूम V1 है, यहां V2 है, यहां T1 है, और यहां पर T2 है। ये सिचुएशन दी हुई है। पहले तो बात ये है कि ये सब आइसोबैरिक है या नहीं है, और अगर है तो फिर P1 और P2 में कंपैरिजन कीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो ठीक है साहब। तो सबसे पहली बात, स्ट्रेट लाइन कर्व है, V प्रोपोर्शनल T है, मैं लिख दूंगा V बराबर KT है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो आइसोबैरिक है। पहली बात, इसका मतलब कर्व जो है वो आइसोबैरिक। सेकंड पे आते हैं। अब आप जानते हैं यहां पर जो K मुझे आना है, K क्या आना है, NR/P, NR/P तो आना है। मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। अब क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। अब क्या हो कि साहब ये जो एक ही ग्राफ पे आ रहे हैं, एक ही बिंदु पे आ रहे हैं, तो स्लोप P1 और P2 दोनों के लिए सेम है। तो जो स्लोप है वो P1 और P2 दोनों के लिए सेम है, सेम कर्व पे आ रहे हैं ना। एक सिचुएशन और बनेगी, वो भी मैं बताऊंगा कि P1 और P2 पे आ रहे हैं, इसका मतलब P1 P2 बराबर है। सिंपल सी बात है। अगर ये अलग अलग होते तो सिचुएशन क्या होती, हम कंपैरिजन करते हैं। अब अलग अलग करके देखते हैं इनको, देखो अलग अलग कैसे होंगे। अगर मैं इस कर्व को इस तरह से बनाऊं, इसमें एक पॉइंट यहां दिया हो और दूसरा पॉइंट यहां दिया हो, और हमारे कर्व कुछ इस तरह से हो, ठीक है जी। ये V1 T1 का हो और ये V2 T2 का हो, तो आप देखो इसका स्लोप तो इतना है और इसका स्लोप इतना है, ये वही VT कर्व है। तो यहां पर मैं P1 मानता और यहां पर P2 मानता। अब कंपैरिजन करने का मजा ये लगाता, कैसे आता वो देखिए साहब। इसका स्लोप ज्यादा है P1 का, मतलब K1 ज्यादा है किससे, K2 से। अब आओ, यहां पर तो क्या था, K1 K2 दोनों बराबर थे, यहां पर स्लोप लो चाहे यहां पर लो बराबर है। ये देखो सेम थीटा है दोनों के लिए, यहां थीटा दोनों के लिए डिफरेंट है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब K1 इज ग्रेटर देन K2, इसका मतलब P1 इज लेसर देन P2। तो एक सिचुएशन तुम्हें ये दी जा सकती है, एक सिचुएशन तुम्हें ये दी जा सकती है। तो आप ध्यान रहे, घबराए नहीं। अगर एक ही उस पे आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, यहां पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर प्रेशर P1 पे ये कर्व है, P2 पे ये कर्व है,
दो अलग अलग कर्व, ठीक है जी। और वहां पर भी जो कर्व था, यहां P1 बोला था, यहां P2 बोला था, तो सेम कर्व पे तो ज्यादा प्रेशर बराबर आएंगे ना, ये भी तो सोचो आप भाई। एक ही कर्व पे प्रेशर आएंगे तो वो तो आइसोबारिक लाइन हो गई ना भाई। ये चार्ल्स लो की आइसोबारिक लाइन है, इस पूरी की पूरी लाइन पे एक ही प्रेशर है, समझ में आया। अब यहां दो अलग अलग लाइनें हैं तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है, और यहां पर एक ही प्रेशर है, इसलिए वो सेम हो गए थे। तो ये केस मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी तो क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और भी मस्त है। इसमें क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। मैंने कांस्टेंट प्रेशर लिया है, ये ध्यान रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो प्रेशर कितना है वो भी दिया हुआ है, वो है साहब 0.0821 atm। आप यूनिट का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आप गैस अवस्था में। और आपको कर्व दिया है, आपको कर्व किस किस के बीच में दिया है वो देखिए। आपको कर्व दिया है log v वर्सेस log t, ठीक है जी। और पूछा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच गैस इफ 3 गैसेस आर प्लॉटेड। यहां पर क्या है कि 3 गैस प्लॉट की गई हैं, ठीक है जी। उनके मोल्स बताइए। क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आएगा, कर्व देख के समझ में आएगा, तो कर्व बना देते हैं। ये log v और ये log t के बीच में कर्व है, और ये 3 गैसों के लिए दिया इस तरह से, सॉरी ये मूल बिंदु से जाया हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है जी। इसने कहा ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, ये गैस 3 है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके दोबारा सुनो, तब समझ में आएगा। गैस 1, गैस 2, गैस 3 ये दिए हुए हैं। अब इसने पूछा है कि सभी के सभी गैसों के मोल बताइए, ठीक है जी। और बात क्या क्या ध्यान में देनी है वहां पर आते हैं। अच्छा, यहां पर वैल्यू दी है भाई साहब, यहां पर वैल्यू कितनी दी है 0.6020, और यहां पर भी वैल्यू दी है, यहां पर वैल्यू दी है 0.3010, ठीक है जी। और यहां पर तो 0 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें बड़ी मजेदार बात है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में ये आ रहा है कि भाई साहब कांस्टेंट प्रेशर है, और जो ग्राफ बनाया है वो log v और log t में बनाया है। तो मैं एक काम कर लूं, log v और log t में पहले रिलेशन ले आऊं, फिर मैं उधर देख लूंगा कि कौन सा इंटरसेप्ट है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। तो देखो, आप जानते हैं v बाई टी बराबर के, v बराबर के टी, log ले लो साहब, log v बराबर log k प्लस log t, ठीक है। अब हमें पता है y बराबर mx प्लस c, तो c तो ये तो c इंटरसेप्ट जो है ये इंटरसेप्ट है, इतना इंटरसेप्ट, इतना इंटरसेप्ट, ठीक है जी। ये पूरे पूरे इंटरसेप्ट है, अंतःखंड जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो आप देखते जाइए, यहां log k बराबर आ गया c, और स्लोप कितना आ रहा है 1। स्लोप मतलब इन सबके एंगल 45 डिग्री होंगे। पूछा नहीं, क्वेश्चन में पूछ ले तो आप बता देना, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अगर आपसे थीटा भी पूछ ले तो आप बता देना सब 45 डिग्री है। और वैसे ये कर्व में मैं बता भी चुका हूं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब हम बताएंगे कि गैस 1 में क्या सामान है, गैस 2 में क्या सामान है, और गैस 3 में क्या है। कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इन गैस 1, नंबर पहला, नंबर ऑफ मोल्स इन गैस 1
गैस नंबर 1 में हम जब देख रहे हैं तो log k की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि अंतःखंड 0 है। गैस 1 के लिए अंतःखंड 0 है। हाँ जी, जब अंतःखंड 0 है तो log k की वैल्यू 0 है। इसका मतलब log v बराबर, वहां भी मत जाओ, हमको तो मोल चाहिए, तो मोल चाहिए। तो जब log k बराबर 0 तो k बराबर 1, log 1 का मान 0 होता है, तो k बराबर कितना आ गया? 1। मतलब nr/p बराबर 1 आ गया। देखो क्या जुगाड़ बैठा है, p बराबर 1 आ गया। n मुझे चाहिए, r मुझे पता है, p मुझे दिया हुआ है। p कितना दिया है वो भी देख लो, 0.0821 ATM। n का मान कितना है निकालना है साहब, n निकालना है इंटू r कितना है 0.0821 बटा 0.0821, ठीक है जी, बराबर 1। तो n बराबर कितना आ गया? 1। इसका मतलब n और r तो डायरेक्ट ही कट रहा है, p और r, और n बराबर कितना आ गया? 1। अगला देखो नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2, गैस 2 का नंबर ऑफ मोल देख लेते हैं। तो log k बराबर यहां पर है, अंतर्यामी दिख रहा होगा 0.3010, ये लो 0.3010, और अंतर्मन में ये भी पता है कि log 2 का मान 0.3010 होता है, log 2 का मान 0.3010 होता है। इसका मतलब k बराबर आ गया 2, मतलब nrp बराबर आ गया 2, rp से rp कैंसिल, n बराबर आ गया 2 मोल। इसी तरह से गैस नंबर 3 देख लेते हैं। गैस 3 के लिए log k का मान कितना आ रहा है साहब? 0.6020, और ये मान किसका होता है? log 4 का। ये मान log 4 का होता है, मतलब k बराबर कितना आ गया? 4। nr/p बराबर कितना आ गया? 4। r से b कट गया और n बराबर आ गया हमारा 4। ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया। इजी क्वेश्चन था, इजी तो नहीं है तुम्हारे लिए, तो टेढ़ा है, बॉस के लिए इजी, ठीक है। तो तुम कर लेना, सीट में भी है ये सवाल, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसमें 3 है, उसमें शायद 2 है, तो आप सोल्व कर लेना इसको।